नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल लाइव और बात करेंगे बंगाल के बारे में ही क्योंकि पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, बम्पर वोटिंग हुई है, तकरीबन 92% वोटिंग हुई है और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, जो कि जी। 29 तारीख को होगी। 4 मई को आएँगे नतीजे। अब दूसरे चरण के लिए प्रचार जो है वो ज़ोर-शोर से किया जा रहा है। सभी दल अपनी-अपनी जीत की हुंकार भर रहे हैं, सभी दल अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, आरोप-प्रत्यारोप इस बीच देखने को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया, रैली की और उन्होंने एक बार फिर मतुआ समुदाय को भी उन्होंने कहा और माँ, माटी, मानुष का मुद्दा भी उठाते वहाँ पर नज़र आए। तो इसी पर हम बात करेंगे, ओवरऑल बंगाल के बारे में बात करेंगे। 2 बहुत ही अच्छे मेहमान हमारे साथ हैं, रविशंकर कुमार जी हमारे साथ हैं जुड़े हुए, संदर्भ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मृत्युंजय शर्मा भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेती हूँ रविशंकर जी आपसे। क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है, दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार का शोर है, कल 27 तारीख है, वो शाम को 5 बजे के बाद थम जाएगा। पूरी ताकत झोंक दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा मोर्चा वहाँ पे सँभाला हुआ है, आज भी पहुँचे और जमकर निशाना साधते नज़र आए। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की आज रैली हुई और जो आपने अभी विषय बताया कि मतुआ समुदाय को लेकर के, तो ये तो एक मुद्दा था ही। उसके बाद और सबसे बड़ी बात थी कि घुसपैठियों को लेकर के जितना आज वो एग्रेसिव थे और जिस चीज़ को उन्होंने उठाया कि आप 29 तारीख तक या तो बंगाल छोड़ दीजिए या 4 तारीख को आप खदेड़ दिए जाएँगे। ये हुँ। बातें कहीं न कहीं टीएमसी को जाके लगी है। और उनको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री की भाषा शैली, उनका कहना था, उनके जो टीएमसी के लोग थे वो कह रहे थे इस बात को कि जो भाषा शैली है प्रधानमंत्री की वो सही नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री शुरू से कहते रहे हैं और देश के गृह मंत्री भी कहते रहे हैं कि हम बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और बंगाल में बहुत बड़ा मुद्दा है और उनको लगता भी है और हैं भी वो कि वो टीएमसी के लिए वोट करते हैं। या अभी आप देखिए कि आज बहुत बड़ी घटना हुई है कि 100 से ज़्यादा बम बरामद किए गए और वो उसका सारा आरोप लुंगी गैंग पे गया है। हुँ। इससे साफ साबित होता है कि सेकेंड फेज को लेकर के कितने मतलब दोनों ही दल, जो मुख्य दल हैं आमने सामने, वो टीएमसी और भाजपा है। तो इस स्थिति में और प्रधानमंत्री का कहना इस प्रकार के एग्रेसिव में कहना कि आप या तो बंगाल छोड़ दीजिए, भारत यहाँ से चले जाइए, नहीं तो 4 तारीख के बाद आपका क्या हासिल होगा सो आप समझ लीजिए। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो जरूर सामने आई है कि पहली बार जो वोटिंग हुई है उसके बाद से बीजेपी काफी गदगद है, उसको लग रहा है कि हम जीत के काफी करीब पहुंच गए। और जो अभी आगामी जो 29 तारीख को वोट पड़ना है उसको लेकर के जिस प्रकार से प्रचार चल रहा है, या अभी देखेंगे कि जिस प्रकार से भवानीपुर में ममता बनर्जी अभी एक अपनी जनसभा करने के लिए गई थी और उनको जनसभा छोड़ करके वहां से हटना पड़ा। उनका आरोप हुँ। था कि बीजेपी वाले इतना शोरगुल कर रहे हैं कि हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इस प्रकार के आरोप आप देखती तो पहले, इससे पहले जो 2021 का चुनाव था उसमें लगाए जाते थे। तो इस स्थिति में भाजपा इस प्रकार के आरोप लगाते थे कि टीएमसी प्रचार करने नहीं दे रही है। और दूसरी बात कि तो ममता यानी कि बनर्जी ये इसके समझा अलावा जाए कि टीएमसी जो है उसका कॉन्फिडेंस डगमगाया है पहले फेज़ की जो वोटिंग हुई है। जी, जिस तरीके से ये बम्पर वोटिंग हुई है, यानी कि टीएमसी का कॉन्फिडेंस डगमगाया है जो 152 सीटों पर पहले फेज़ में वोटिंग हुई और 29 को दूसरे फेज़ में वोटिंग है। अब ये देखना होगा क्योंकि 29 का जो है मतुआ समाज उसमें शामिल होगा, जिसका ज़िक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कर चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दूँ कि जो आपने ज़िक्र किया कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बहुत शोर था इसलिए वो वहाँ से चली गई। ये ममता बनर्जी कई बार कुछ ऐसी हरकतें करती हैं जैसे आईपैक के वहाँ पे दफ्तर में पहुँचकर आईपैक वाला पूरा मामला कि अ, वो फाइल खींच लेंगी, कुछ बेतुके से बयान कि बहुत शोर हो रहा था। तो ये दिख तो रहा है कि कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं डगमगाया है। मृत्युंजय जी, जो आज प्रधानमंत्री ने कहा घुसपैठियों के लिए कि खदेड़े जाओगे, खुद चले जाओ वरना 4 मई के बाद तो क्या हश्र होगा। लेकिन एक बात ये समझनी चाहिए कि जब सब ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री की भाषा, तो भाषा की मैं बात करूँ तो फिर प्रधानमंत्री के लिए कैसी भाषा? किस-किस तरीके से तू-तड़ाक की भाषा, जो कांग्रेस हमेशा करती आई है। दूसरा अभी कुछ दिन पहले खड़गे ने जो आतंकवादी तक कह डाला था, तो भाषा की बात यहाँ हो रही है। लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि जो घुसपैठी भारत में घुस रहे हैं, अवैध तरीके से, उनको वहाँ से खदेड़ने की बात हो रही है। बिल्कुल, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अगर घुसपैठियों को ये बोला जा रहा है कि तुम
इस देश को, जिस देश के तुम नागरिक नहीं हो, जहां पे तुम वोटिंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, इस देश को तुम्हें छोड़ के चला जाना चाहिए। तो ये तो इसमें तो जितनी ज्यादा मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, वो सैडली हम नहीं करते रहे। इनफैक्ट 70 वर्षों तक हमने घुसपैठियों को इतने सिंपथी की निगाहों से देखा है। आप देख लीजिए, जो हमारे पिछली की सरकारें भी थी, वो जब घुसपैठ की बात भी होती थी, इनफैक्ट आपको याद होगा भी पिछली साल जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई थी दिल्ली में घुसपैठियों को लेकर, यूएनएचसीआर रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो एक पूरा समूह था जो सुप्रीम कोर्ट चला गया ये कहने के लिए कि घुसपैठी है तो क्या हुआ, इनको भी हमें सिंपथी की निगाह से देखना चाहिए। और जो सर्विसेज एक आम गरीब इंसान को दिल्ली में अवेलेबल है, वो सारे सर्विसेज इनको भी अवेल कराए जाने चाहिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ साफ कहा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की जब आप बात करते हैं तो उनको रजिस्टर करा दीजिए यूएनएचसीआर के साथ। तो अगर वो रजिस्टर्ड रिफ्यूजीज होंगे तो हम करेंगे, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फिर तो हमारी पहचान ही हो जाएगी कि हम दूसरे देश से आए हुए हैं, घुसपैठी है। तो ये बड़ा डायकोटमी इंडिया में, और खास करके बंगाल में, जो इंडिया का घुसपैठ से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, इसमें कहीं किसी को शक नहीं है। और आज एक तरह से ये पूरी चुनाव की नैरेटिव ही बन चुकी है, खास करके जो अपने जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, 24 परगना, उसमें ये पूरा नैरेटिव बन गया है कि भाई घुसपैठियों के साथ एक पक्ष है और उसके विपरीत एक पक्ष है, और उसके अनुसार वोटिंग हो रही है। पूरा डिवीजन इसी चीज का है कि आप घुसपैठियों के साथ है कि घुसपैठियों के अगेंस्ट है। और यही तो एक बड़ा बड़ी इंटरेस्टिंग। वजह तो थी कि जब एसआईआर की बात आई तो विपक्ष बड़ा बौखलाया। क्या इसको इस वजह से जोड़ के देख सकते हैं, खासतौर पर बंगाल की जब हम बात करते हैं तो, खासतौर पर बंगाल बिल्कुल कहूंगी, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरीके से विपक्ष बौखलाया और उसे एक पूरा मुद्दा बनाया गया, जबकि वो कुछ नया नहीं था, वो सिर्फ एक नया नाम सुनाई दिया। और बड़ी हैरानी की बात होती है कि ये पढ़े लिखे नेता अगर इस बात को लेकर विरोध करते हैं कि भाई जो लोग मर गए उनका नाम हटाया जाए, हर 5 साल में एक नया वोटर जुड़ जाता है, 18 साल का जो हो जाता है वो जुड़ जाता है, तो इसको उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है। मतलब आप बिल्कुल संविधान के विपरीत सी बात कर रहे हैं। देखिए, जो पूरा एसआईआर की प्रक्रिया भी है बिहार के बाद, इनफैक्ट 9 स्टेट्स में साइमल्टेनियसली हुआ, 3 यूनियन टेरिटरीज में भी हो रहा था। क्या आपको किसी भी और राज्य में इस प्रकार का रेजिस्टेंस देखने को मिला? हो सकता है प्रोसीजरली आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई ग्रीवांस हो तो आप इलेक्शन कमीशन से बात कर सकते हैं, लेकिन उस पूरे प्रोसेस को डिस्क्रेडिट कर देना और कह देना कि ये प्रोसेस तो एक तरह से पूरी बायस्ड है, हमें हराने के लिए हो रही है, नहीं सिर्फ और नहीं, सिर्फ बंगाल में हुआ। मैं यहाँ पर बिल्कुल बायस नहीं है। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ आपको। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, मेरी मदर मेरे पास रह रही हैं और हमें फोन आता है मेरे फादर का कि वो एसआईआर चल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में भी अगले साल चुनाव है। एसआईआर चल रहा है, मैं तीनों को बता रही हूँ, एसआईआर चल रहा है और मेरे फादर का जो था वो पिछला पूरा मिल गया, हम दोनों का फादर की वजह से मिल गया, सब हो गया, मदर का कुछ नहीं मिल पा रहा था। तो जब उनके चुनाव आयोग के लोगों से और जो लोग इस काम को कर रहे थे उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा कि मैम इतने सालों से रह रही हैं। बोली नहीं, या तो इनकी भाई बहन से आप कुछ वो करवाइए कि वो कुछ लॉगिन वगैरह करके देखते हैं, उनसे एक बाकायदा उनके चुनाव में उनका जो नंबर था वो सब मंगवाया, कौन सी विधानसभा से वो थे। तो मैंने कहा मैम इतना लंबा, मतलब अगर कोई ना मिले तो? बोले कोई तो होगा, अगर आप भारत में रहते हो तो आपका कोई तो जानने वाला होगा। तो मैंने कहा हाँ। फिर हमने अपनी, मेरी मदर की सिस्टर से मंगवाया पूरा कि वो विधानसभा में 2004 में पता नहीं कहाँ कब कौन सी सीट पे थे और कहाँ पे उन्होंने वोटिंग दी थी, उससे उन्होंने मैच किया। उन्होंने कहा हाँ मैम मैच हो गया। बोली मैम ना जाने कितने ऐसे फर्जी वोटर्स हैं जो हम देख रहे हैं इस बीच रोजाना। तो मतलब मुझे जब ये पूरा वाकया मेरे घर में हुआ ना, तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा वाकई में ऐसा है और एक हवा क्रिएट किया जा रहा है एसआईआर को लेकर कि लोग डरें। मैं प्रोसीजरली और डेटा वाइज बस आपको एक चीज, एक फैक्ट बता दूं। इनफैक्ट मैं झारखंड से आता हूं और यहाँ भी अभी एसआईआर स्टार्ट हुआ है जस्ट। हाँ। झारखंड स्टेट में एसआईआर का सिंपल नियम क्या कहता है कि अगर 2003 के रोल में आपका नाम या उससे पहले रोल में है तो आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस वो रोल हमें बता दीजिए कि 2003 में आप यहाँ के वोटर थे, तो 40 वर्ष से ऊपर के लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो 40 वर्ष से नीचे के लोग हैं और अगर 2003 के पहले के रोल में नहीं है, तो किसी का भी आपके रिलेटिव का नाम, माँ बाप दादा दादी भाई बहन जिसका नाम है, उसके पहले के रोल में उससे अपने को कनेक्ट करा लीजिए। इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। दूसरा, अभी जैसे झारखंड में यहाँ शुरू हुआ
तो प्रोसेस शुरू होने के पहले ही उन्होंने ऑटोमेटिकली 73% लोगों को ऐसी मैप कर लिया है, क्योंकि उसमें भी एग्जिस्ट करते थे, इसमें एग्जिस्ट करते थे। तो अब बात बचती है सिर्फ 27% की, जिसमें ये सब क्वेश्चंस वगैरह आएंगे और फिर उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये एक इतना सिंपल और अच्छा प्रोसेस है, देश के प्रत्येक नागरिक को लगना चाहिए यार मेरे वोट की वैल्यू हो रही है। नहीं तो अगर बिल्कुल एक बांग्लादेशी भी आके वोट दे रे रहा है और मैं भी दे रहा हूं, तो मेरे वोट की वैल्यू क्या रहेगी? आप सोच के देखिए। वैल्यू सोच के नहीं है। देखिए कि मुझे हम जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसके लिए आम आदमी, मिडिल क्लास और वो लड़ता रहता है, वो सुविधाएं उनको नहीं मिल के आप कहीं और दे रहे हैं। वो सुविधाएं कहीं और मिल रही हैं, धोखे से कोई और उस सुविधाओं को ले रहा है। संदर्भ जी लगातार जुड़े हुए हैं। संदर्भ जी, क्या लग रहा है, लहर किस तरफ लग रही है? क्योंकि पहले फेज में तो बम्पर वोटिंग हुई और जो बम्पर वोटिंग हुई उसके बाद सबने दावे करने शुरू कर दिए। जैसा कि कहा रविशंकर जी ने कि भाजपा बहुत गदगद हुई। अब क्या लग रहा है, सेकंड फेज की वोटिंग 29 तारीख को होनी है, 4 मई को नतीजे आने हैं, किस तरफ ये लहर जाती हुई नजर आ रही है? श्रद्धा जी, ये जो हायर वोटिंग परसेंटेज हमें प्रथम चरण में नजर आया, ये वोट बंगाल का वोट था, ममता दीदी के विरुद्ध ये वोट था। ये एक राष्ट्रवादी वोट था। लहर जमीन पर, हम लोग तो जमीन में बंगाल में काम कर रहे हैं, लहर बिल्कुल ममता दीदी के विपरीत नजर आ रही है। पर वोटर को ये बात समझनी होगी कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बात जीत हार की नहीं है, वो तो भाजपा जीत ही रही है, पर जीत इतनी प्रचंड होनी चाहिए कि भविष्य का किसी भी प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री ये जुर्रत ना करे कि देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ा पाए। जिस तरह से ममता बनर्जी जी ने जमीन पर काम किया है, बसें टीएमसी की भेज भेज कर बाहर से लोगों को देश में लाया गया, तो सर ये जो मैम वोटिंग होनी चाहिए वो दूसरे चरण में भी इतनी सशक्त होनी चाहिए कि वो एक जवाब रहे भविष्य के हर गलत नीति के विरुद्ध। आप सर, मैं समझ रही हूँ आप बीजेपी से हैं और बीजेपी तो दावा इस बार कर ही रही है कि भाई ये जो इलेक्शन है, ये जो 2026 का, वो हमारे नाम ही होने वाला है। लेकिन ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता है, खास तौर पर जो अल्पसंख्यक हैं उनको गढ़ कहा जाता है, उनके वोट अपनी तरफ करना और मतुआ समुदाय को अपनी तरफ करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए जरूर है। लगता है इसमें सफल हो पाएंगे? मैम, कोई भी टीएमसी को समर्थन दे रहा हो, पर जो जमीनी हकीकत है, भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। किसी भी कैंडिडेट को अगर ज्यादा वोट मिल जाते हैं दूसरे कैंडिडेट की तुलना में, वो सीट जीत जाता है। अंक गणित बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप कोई भी सर्वे समझ लें, जो भी जमीन पे काम कर रहा है उससे बातें कर लें, ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की लीड दिख रही है, प्रथम चरण में भी और द्वितीय चरण की भी वही स्थिति नजर आ रही है। आपने अल्पसंख्यक समुदाय की बात करी, ये जो बंपर भारतीय जनता पार्टी की जमीन पर जीत है, ये इन्हीं तो ममता बनर्जी की ध्रुवीकरण की नीतियों के कारण है। कैसे उन्होंने खुद इस पूरे चुनाव को एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध खड़ा करके बना दिया। तो देश का बहुसंख्यक भी इस समय बंगाल में जागा हुआ है, वो समझ रहा है कि वामपंथ के जिस विकल्प के तौर पर उन्होंने ममता बनर्जी जी को देखा था, उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया और ये बंगाल सरकार बांग्लादेश सरकार जैसा काम कर रही है। एक चीज मैं पूछ लेती हूँ, फिर रविशंकर जी आपका रुख करती हूँ। ईवीएम फिर से तो दोषी नहीं ठहराई जाएगी कि जिस तरह से चुनाव 4 मई के बाद बोला जाए कि भाई मेन कल्प्रिट तो यही है और हर चुनाव में होती है, और जो विपक्ष आप पर आरोप लगाता रहता है। श्रद्धा जी, जमीन पर जो स्थिति है, ईवीएम वाले भाषण लिखे जाने शुरू हो गए हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। दोष फिर सिर्फ ईवीएम पर मढ़ा जाएगा। जमीनी हकीकत बहुत स्पष्ट है, दुर्गति टीएमसी की है, दुर्गति ममता बनर्जी जी की है। ये कुछ दिन है जहां हमें ये मान लेना चाहिए, ये आखिरी कार्यकाल है ममता बनर्जी जी का बंगाल के अंदर। बंगाल भारत का गौरव रहा, स्वाधीनता संग्राम में जो बंगाल ने मुख्य भूमिका निभाई, अब इस 2026 के बाद सबका, भारतीय जनता पार्टी का, हमारे नेतृत्व का ये दायित्व, बहुत बड़ी उपलब्धि ये बीजेपी की होगी अगर बीजेपी जीत दर्ज करवा पाती है वहां पर। ये तो खैर 4 मई को ही पता चलेगा। रविशंकर जी, क्या लगता है, वाकई में जमीनी स्तर की हम बात करें तो अब बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, या फिर जो कहा जाता है कि भाई टीएमसी का तो गढ़ है और ममता बनर्जी का गढ़ है बंगाल, उनसे उसको उस सत्ता को छीन पाना, खींच पाना, वहां परिवर्तन ला पाना बड़ी टेढ़ी खीर साबित होती है, जो 2021 में भी देखने को मिला? देखिए श्रद्धा जी, बहुत फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरी नज़र बंगाल चुनाव पे है, करीब से है।
कल की एक महत्वपूर्ण घटना बताता हूँ कि मेरे एक मित्र हैं जो चुनावी सर्वेक्षण से जुड़े हुए हैं, वो पटना एयरपोर्ट पर मुझसे मिले। जी। उन्होंने जो बताया, उनका जो कहना था, क्योंकि अभी तो सर्वे दिखा नहीं सकते हैं और जो भी है उस पे जो कोर्ट का नियम है, खैर। उनका जो कहना था कि उन्होंने जो लोगों के बीच में गए हैं, खास करके महिलाओं के बीच में, उनका कहना है कि बीजेपी की इतनी उम्मीद, जितनी बीजेपी उम्मीद नहीं कर सकती है, उस प्रकार का महिलाओं के बीच में उनके लिए मतलब ये है कि एग्रेशन है कि बीजेपी को लाना है। दूसरी बात कि रोजगार को लेकर के, नारी सुरक्षा को लेकर के जो मुद्दा है इस बार वहाँ का, और विकास का, ये 3 मुद्दा उन्होंने बताया कि इस बार महत्वपूर्ण वहाँ ट्रेंड कर रहा है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो ममता बनर्जी के कार्यकाल में उनका कहना है कि जो नालियां पहले से चली आ रही थी वो आज भी मौजूद है और कोई इसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। दूसरा कि उद्योग धंधा जितना था वो सब सारे फैक्ट्रियां बंद हो रही है, यूनियनबाजी के कारण हो रही है और तमाम समस्याएं जो हो रही है। और दूसरा एक कट मनी, बोल रहे थे कि कट मनी से लोग काफी परेशान है और कट मनी के कारण वहां पर यह कहा जा रहा है कि इस बार ये मुद्दा यहाँ भी काफी गर्म रहा है और लोग जो बोल नहीं सकते हैं, जब मीडिया अब मतलब सामने लोग होती है परिवर्तन कि चाहते हैं, ये आपका कहना है जी कि जी ग्राउंड जी जो वहां जी पर बिल्कुल। ग्राउंड पे लोग हैं जो सर्वे कर रहे हैं उनका यही कहना है। मृत्युंजय जी, आपसे एक क्लोजिंग कमेंट मैं लेना चाहूंगी क्योंकि अब समय इशारा कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं रविशंकर जी की बात से इनफैक्ट वाकिफ रखता हूं और फैक्चुअली एक और जो मुझे चेंज बंगाल में देखने को मिला है इस बार, मेरी भी कई लोगों से बात हो रही थी जो वहां पे भाजपा की तरफ से प्रवासी जाते हैं कार्यकर्ता और वो काम करते हैं वहां पे बैकएंड में रह के। एक जिन्होंने मुझे चेंज बताया वो ये था कि बंगाल के बहुत इंटीरियर रीजन्स में घरों पे इस बार या पोल्स पे वो भाजपा के झंडे दिख पा रहे हैं। पहले अच्छा। आपको भाजपा के झंडे 2021 में देखने को नहीं मिलते क्योंकि अगर लोग वोट भी देते थे ना, वो डर के मारे झंडे नहीं लगाते थे क्योंकि उनको डर होता था कि बाद में हमारा क्या हश्र होगा। अभी देखिए कि वो डर एक तरह से बहुत हद तक, मैं 100% नहीं बोलूंगा, बहुत हद तक खत्म हो गया है और एक तरह से विद्रोह के स्वर आने लगे हैं कि हम भाजपा का झंडा लगाएंगे, तुम जो कर सकते हो कर लो। और घरों पे, पोल्स पे आप देख रहे हैं झंडे दिख रहे हैं, भले वो फाड़ दिए जा रहे हो, पोस्टर्स हटा दिए जा रहे हो। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चेंज है। लोग अगर इतने खुल के झंडे लगा रहे हैं, इसका मतलब जो अक्सर डर के माहौल से बंगाल में चुनाव जीते जाते थे, चाहे कम्युनिस्ट के समय हो, टीएमसी एक के अलग समय, वो डर हट रहा है। क्रांति देखने को मिल रही है। खैर, ये कितनी क्रांति, किस रूप में, किस तरफ, कैसे परिवर्तन ये होगा या ममता बनर्जी की सरकार बरकरार रहेगी, ये तो 4 मई को पता चलेगा। पहले तो 29 तारीख का देखना है कि इस बार भी क्या सेकंड फेज में वोटिंग परसेंटेज यही है या इससे कम होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और फिर हम चर्चा भी करेंगे 4 मई को भी मैं आप लोगों से जरूर चर्चा करूंगी और जानूंगी, समझूंगी कि भाई क्या कुछ समीकरण रहा है, चाहे जो जीते जो हारे उसके बाद। लेकिन फिलहाल आप सब जुड़े, अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।